नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम भारत का संविधान शुरू करने वाले हैं और भारत के संविधान में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास। देखिए कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले मैं उनके बारे में ओवरऑल आपको एक साथ चीजें कुछ अच्छे से समझा देता हूं। उसके बाद जो है हम पॉइंट टू पॉइंट जो नोट्स हैं उसके माध्यम से आएंगे। देखिए मित्रों, जो भारत का संवैधानिक विकास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा पहले एक चीज देखिएगा, ये चीज आप एक अच्छे से जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति होती है उससे पहले यहां ईस्ट इंडिया कंपनी ये शासन करती थी और 1857 की क्रांति के पश्चात यहां का जो भी शासन भार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय किस पे स्थानांतरित कर दिया गया? डायरेक्ट जो ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश क्राउन है, उसके पास में शासन की पूरी सत्ता स्थानांतरित हो गई। 1857 से पहले और इसके बाद ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, मैं ध्यान से सुनिएगा जो एक एक बात बोल रहा हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और कुछ नियम बनाए जाते थे, कुछ एक्ट जो कानून है वो पारित किए जाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहां कुछ चीजों को लागू करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण जो है वो कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, ताकि कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखा जा सके। उन एक्ट को हम कहते थे चार्टर एक्ट। 1857 के बाद जब सारा शासन भार डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून पारित होते थे हम उनको कहते थे भारत शासन अधिनियम। ये दोनों ही कानून 1857 के पहले के और 1857 के बाद के पारित किसके द्वारा वहां जो होते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि ब्रिटेन में थी। 1857 के पहले भी होते थे, उनको हम चार्टर एक्ट कहते थे। 1857 के बाद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही पारित करती थी, उनको हम कहते थे भारत शासन अधिनियम। अब कुछ और बेसिक सी बातें हैं वो हम पहले समझ लेते हैं कि कैसे कहां शुरुआत हुई होती है। ये दोस्तों विश्व का मैप है और कुछ बेसिक सी चीजें आपको समझा रहा हूं, कोई ताकि आपके दिमाग में एक चीज फीड हो जाए, एक ढांचा सा, थोड़ा सा इतिहास के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाए। हम पढ़ संविधान रहे हैं लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ी जानकारी हो तो चीजें समझने में आसान होती हैं। देखिए ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, इन कंट्रीज को जो है वो हम क्या कहते हैं? यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, यूरोपियन महाद्वीप। यहां है ये भारत, ये भारत हो गया और ये महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप को हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज है इनका व्यापार भारत के साथ पहले भी था ये, लेकिन पहले आने के लिए जो मार्गों का इस्तेमाल ये करते थे वो था स्थल मार्ग से। मुख्य रूप से जैसे ये जो आप यहाँ ये बीच में तुर्की, इराक, ईरान, ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, इनसे होते हुए जो है यहाँ आना जाना होता था। ये जैसे ये यहाँ हो गया भूमध्य सागर, ये काला सागर है और ये है कैस्पियन सागर। तो ये पहले मार्ग होते थे स्थल मार्ग से इस प्रकार से, या ये भी जल मार्ग से ऊपर से ही यहाँ से इधर उधर से होते हुए ये भारत व्यापार होता था। 15वीं शताब्दी यानी जो मध्यकाल का समय है, उस समय अरबों का प्रभाव, यहाँ जो ये स्थान है बीच वाले, ये तुर्की, ईरान, इराक, बहुत ज्यादा यहाँ अरबों का प्रभाव बढ़ गया और एक तरह से ये मान लीजिए कि उनका एकाधिकार हो गया। किस पे? ये बीच वाले मार्ग पर, इन देशों पे। तो अब जब यहां एकाधिकार हो गया, उनका एक तरह से पूरा शासन स्थापित हो गया, तो व्यापार के लिए अब यहां समस्या आने लगी यूरोपियन को। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये मसालों के लिए, जो गरम मसाले हैं उनके लिए पूरी तरह किस पर डिपेंड थे? जो दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्रीज हैं, जैसे भारत है, ये इधर ये इंडोनेशिया वगैरह हो गए, ये कंट्रीज हैं, श्रीलंका, ये इस तरफ के जो देश हैं, तो गरम मसालों के लिए पूरी तरह ये निर्भर किस पर थे? दक्षिण पूर्व एशिया के जो कंट्रीज हैं इन पर। क्योंकि वहां जो यूरोपियन कंट्रीज हैं बर्फ ही बर्फ होती है और बिल्कुल एकदम जो है वो मौसम बिल्कुल ठंडा होता है, तो गरम मसालों की उनको आवश्यकता होती है।
अब इन सभी यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ प्रयास किए कि ये बीच वाला जो मार्ग है ये तो अवरुद्ध हो गया एक तरह से, और हमें गरम मसाले चाहिए। तो उसके लिए भारत हम कैसे पहुंचे? तो यहां देखिएगा, ये कंट्री इधर पुर्तगाल है और ये वाला है स्पेन। तो स्पेन से एक व्यक्ति होता है कोलंबस नाम का, और कोलंबस जो है ये भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला। कौन? कोलंबस। और ये जब निकलता है तो ये गलती से ये भारत आने के बजाय ये किधर पहुंच गया? अमेरिका, जिसे नई दुनिया कहा गया। तो इस प्रकार से 1492 ईस्वी के अंदर किसकी खोज होती है? अमेरिका की खोज होती है। 1492 से पहले अमेरिका के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि बीच में समुद्र है, ये पूरा समुद्र है यहां तक। तो इस अमेरिका महाद्वीप के बारे में पहले इस तरफ के जो लोग हैं इनको जानकारी नहीं थी। अब जब भारत समुद्री मार्ग से खोजने के लिए जब भारत को निकलता है कोलंबस, तो उसने खोज किसकी कर ली? अमेरिका की। उसने सोचा ये भारत होगा, लेकिन ये था क्या? अमेरिका। अब चूंकि भारत को खोजने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसके बाद में देखिएगा एक और नाविक होता है, हालांकि वो कोई आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है इतना। पहले रवाना हुआ था 1487 में, जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियास। मत याद रखना, कोई जरूर नहीं है, बार्थोलोम्यो डियास। यह भी भारत को समुद्री मार्ग से खोजने के लिए निकला था। और ये ये कहां से था? बार्थोलोम्यो जो है डियास, पुर्तगाल से। ये भारत को खोजने के लिए निकला। अब ये इधर रवाना हुआ पुर्तगाल से, और ये अफ्रीका के दक्षिण में आते आते अफ्रीका महाद्वीप के यहां तक पहुंच गया। अफ्रीका का जो अंतिम किनारा था यहां तक पहुंच गया। इसके बाद जो है इसको लगा कि नहीं, ऐसे तो भारत तो मुझे नहीं मिलेगा, इसको कोई आशा की किरण नजर नहीं आई, और ये वापस यहां से चला जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जो है पुर्तगाल से रवाना होता है, और ये रवाना होते हुए यहां अफ्रीका के इस अंतिम कोने तक तो पहुंच गया था, जो अंतिम किनारा है यहां तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद ये वापस चला गया। इसके बाद में पुर्तगाल से एक दूसरा नाविक जो होता है, पुर्तगाली कैप्टन, जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा जो है यहां से पुर्तगाल से रवाना होता है 1497 में। और अब देखिए ये कब रवाना हुआ था? बार्थोलोम्यू डियास 1487 में, वास्को डी गामा जो रवाना होता है 1497 में। यानी इस डियास के 10 साल बाद वास्को डी गामा रवाना होता है, और ये रवाना होकर के ये पुर्तगाल से रवाना होते हुए यहां तक तो आता ही आता है, और इसके बाद यहां से ये पूरा क्रॉस करते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। 20 मई 1498 को जो भारत कौन पहुंचा? कालीकट बंदरगाह, जो केरल का है, कालीकट बंदरगाह है, यहां पर पहुंच जाता है। और एक नाविक होता है गुजराती, अब्दुल मनीद नाम का, अब्दुल मनीद। तो वो सहायता करता है इसको सही मार्ग यहां दिखाता है, रास्ता, और ये पहुंच जाता है। तब हम कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग से। कब की थी? 1498 में। और जब वास्को डी गामा यहां से वापस गया, अच्छा, ये जो मार्ग है इस मार्ग को हमने नाम दिया कैप ऑफ गुड होप मार्ग, यानी कैप ऑफ गुड होप रूट। ये जो मार्ग है इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप मार्ग। और यहां से वास्को डी गामा जब वापस जाता है, अब हालांकि और भी चीजें हैं वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, कि उसका स्वागत किया गया, और फिर यहां से जब वापस रवाना हुआ वास्को डी गामा, और जो मसाले यहां से गरम मसाले वगैरह लेकर के गया, उसको 60 गुना ज्यादा वहां लाभ प्राप्त हुआ पुर्तगाल में, 60 गुना ज्यादा। तो वहां के फिर और जो लोग थे वो भी भारत आने के लिए प्रेरित होते हैं। अब चूंकि ये मार्ग तो मिल ही गया, अब ये पुर्तगालियों के बाद में जो देखिए और भी है वहां से
ये एक के बाद एक आते हैं। जैसे सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद में कौन आए थे, आप याद रखो तो रख लेना। पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले भारत, और सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही गए थे। हालांकि शासन इनका बीच में नाम का ही रहा था, लेकिन थे, ये स्थापित थे गोवा और इसके आसपास। तो सबसे पहले भारत पुर्तगाली आते हैं। इसके बाद में आए थे डच, डच के बाद में आते हैं अंग्रेज, अंग्रेज के बाद में यहां आए थे डेनिश, और इसके बाद में आए थे फ्रांसीसी। तो सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो ध्यान रखो तो रख लीजिएगा आप। अब ये यहां पर आ गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, और उसके बाद में इनके आपस में अंदर जो आपस में है वो लगातार संघर्ष होंगे, क्योंकि जैसे जो मार्ग था वो तो मिल ही गया, समुद्री मार्ग से भारत की ओर आना। अब इसके बाद में देखिएगा, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की। ये हमें पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखिए होता यह है कि 1599 के अंदर 217 व्यापारी इनके द्वारा मिल करके और एक कंपनी की स्थापना की गई। अब हम ब्रिटेन का पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश का। 1599 के अंदर 217 व्यक्तियों के द्वारा, या यूं कह लीजिए 217 व्यापारियों के द्वारा मिल करके और एक कंपनी की स्थापना की गई, जिस कंपनी का क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि वैसे उसका पूरा नाम आपसे कभी पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो तो कोई बुराई नहीं है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये इसका पूरा नाम था, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इन 217 व्यापारियों के द्वारा मिलकर के इस कंपनी का निर्माण किया गया। और ये देखिए, जो 217 शेयर होल्डर या व्यापारी हैं, एक चीज ध्यान रखिए, जो ब्रिटिश महारानी थी उस समय एलिजाबेथ, वो भी इनके अंदर शामिल है, वो भी एक शेयर होल्डर है इनमें। ध्यान रखने के लिए रख सकते हो। तो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक शाही फरमान जारी किया गया, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और यही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का समय माना जाता है। क्योंकि हालांकि ये प्रयास यहां से 1599 से है, लेकिन चूंकि एलिजाबेथ जो महारानी है वहां की, एलिजाबेथ, इसके द्वारा जब उस पर साइन होंगे, एलिजाबेथ प्रथम, जब शाही फरमान जारी किया जाएगा, तभी उस कंपनी की स्थापना होगी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है, और इस कंपनी को 15 साल के लिए जो पूर्व के देश हैं उनके साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। और यह जो फरमान जारी किया गया था, इसी फरमान को हम कहते हैं चार्टर अधिनियम। अब जारी हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। अब इसमें यह देखेगा, अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उस समय भारत के अंदर शासन किसका है, मुगलों का है। तो 1600 के अंदर मुगल बादशाह कौन था भारत में, अकबर। यह प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में, तो आप ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संपूर्ण प्रशासन है, वो प्रशासन होगा कैसे, किस तरह से इसका प्रशासन किया जाएगा। उस प्रशासन के लिए ब्रिटेन के अंदर, यानी इंग्लैंड में, दो संस्थाएं थी। कितनी संस्थाएं थी, दो संस्थाएं थी। एक संस्था जो है उसे हम कहते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी इसे आप कह सकते हो स्वत्वधारी मंडल। और दूसरी जो मेन संस्था थी उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
और इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को निदेशक मंडल भी कहा जाता था। अब क्या था इनमें? देखिए, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है, स्वत्वधारी मंडल, ये कौन थे? शेयर होल्डर्स, यानी जो पैसा लगाते थे, जो व्यापारी थे, जिनके शेयर थे। और ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है, स्वत्वधारी मंडल, यही चुनाव करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी इस निदेशक मंडल के सदस्यों का। तो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है, इसके सदस्यों का चुनाव करने का काम किसका होता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का। ये करते थे कि हाँ, इन इन लोगों को जो है वो निदेशक मंडल में शामिल किया जाए। और निदेशक मंडल में जो है वो कुल सदस्य कितने होते थे? तो 26 सदस्य थे। 26 कैसे? एक तो होता था गवर्नर, एक होता था उप गवर्नर, और बाकी जो है वो होते थे 24 सदस्य। हालांकि जो उप गवर्नर है, इसकी कई बार यूं गिनती नहीं करते, ऐसे ही बोल देते हैं कि एक गवर्नर और 24 सदस्यों की परिषद थी। लेकिन कुल संख्या तो 26 थी इसमें, क्योंकि एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर होता था और 24 सदस्य थे। तो ये जो सदस्य होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, ये अपने में से ही किसी को गवर्नर और उप गवर्नर जो है वो नियुक्त करते थे। तो ये दो संस्थाएं थी, और ये कहां थी? ब्रिटेन के अंदर बैठती थी, इंग्लैंड में। और ये जो संस्थाएं हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मेनली ये, तो ये एक तरह से एक हिस्सा ही मानी जाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट का। थोड़ा आप इसको उस रूप में देखें कि एक तरह से ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा मानी जाती थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो महारानी एलिजाबेथ है, वो भी उन 217 शेयर होल्डर में से एक है। तो हिस्सा तो शुरू से ही है वो। और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय जो कुल पूंजी है, कितनी थी उस समय? ध्यान रखना चाहो तो रख लेना, 30,133 पौंड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, 217 व्यापारी थे, और कुल पूंजी कितनी थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की? 30,133। तो ये इतनी चीज आपके समझ में आ गई कि 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो इस कंपनी का जो संपूर्ण प्रशासन है, उस प्रशासन को कैसे चलाया जाएगा? तो उसके लिए दो संस्थाएं थी वहां। एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, स्वतःधारी मंडल, और दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, यही मेनली देखने का काम करती थी। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर ही कुछ सदस्यों का चुनाव करते थे, और वही जो सदस्य हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में होते थे। और फिर वो अपने में से जो है वो किसी के एक को गवर्नर और एक को उप गवर्नर बना देते थे। तो और ये संस्थाएं कहां बैठती थी? ब्रिटेन में। तो ये इतनी बेसिक सी चीज जो है, कुछ बेसिक चीजें आपको समझाई है। और फिर जैसे मान लीजिए 1608 के अंदर जो 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस है, वो इस समुद्री मार्ग से एक जहाज होता है जिसका नाम होता है हेक्टर, इसी का ही नाम है रेड ड्रैगन। तो इस व्यापारिक जहाज से जो वो सूरत बंदरगाह जो है भारत का, वहां पर पहुंचता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब देखिए, भारत पर शासन करने के लिए या व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने शासन करने के लिए कि हम किस प्रकार से व्यापार आसानी से कर सकें, इन्होंने भारत को 3 प्रेसिडेंसियों में विभाजित किया था। ये थी बंगाल प्रेसिडेंसी, ये थी मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये बंबई है, ये सॉरी कि बंगाल के बंगाल दिमाग में घूम रहे। ये है बंगाल प्रेसिडेंसी पूरा, ये बंबई प्रेसिडेंसी, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का देखिए भारत में जो शासन स्थापित होगा, वो मेनली इस बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात ही हुआ। 1757 के अंदर जो युद्ध होता है प्लासी का, और 1764 में युद्ध होगा बक्सर का, उससे पूरी तरह से बंगाल पर आधिपत्य हो गया था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1765 से लेकर के और 1773 तक का, 72 तक का जो समय है, वो लूट का काल कहलाता है हिंदुस्तान के अंदर।
कि उस समय ये जितना लूट सकते थे अंग्रेज बंगाल को, उतना इन्होंने जम करके लूटा था। लूट का काल कहलाता है ये 1765 से 1772 का समय। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पूरे विश्व के अंदर जो भी सभ्य कंट्रीज हैं, जो भी सभ्य देश हैं, उस समय की सबसे झूठी, सबसे फ्रॉड और सबसे ज्यादा लूटमार मचाने वाली कोई सरकार अगर थी, तो वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने 1765 से लेकर के और 1772 के अंदर भारत के अंदर जबरदस्त लूट खसोट मचाई थी इस पूरे बंगाल में। और बंगाल के अंदर कौन कौन सा हिस्सा शामिल होता था? पश्चिम बंगाल जो आज का है, और इसके अलावा पूरा बांग्लादेश, जो अभी वर्तमान में पूरा बांग्लादेश, पूरा उड़ीसा और बिहार, ये शामिल होता था पूरे बंगाल में। ये देखिएगा, ये बांग्लादेश हो गया, ये बिहार, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, और ये जो पूरा है, ये था उस समय का बंगाल। भारत का सबसे ज्यादा संसाधन वाला, सबसे ज्यादा पैसे वाला, धन धान्य से परिपूर्ण अगर कोई प्रदेश था, तो वो बंगाल था। तो ये हो गया बंगाल हो गया। इधर ये था बम्बई प्रेसिडेंसी, ये गुजरात, महाराष्ट्र और ये सब इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी में आते थे। और इधर ये था मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये था बम्बई प्रेसिडेंसी, और ये हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी। तो 1765 से लेकर के और 1772 तक का जो समय है, उस समय को लूट का काल कहते हैं। अंग्रेजों ने जम करके लूट खसोट की बंगाल के अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे विश्व की सबसे ज्यादा भ्रष्ट, झूठी और सबसे बुरी सरकार थी, जो कि किसी भी देश के अंदर ऐसी सरकार कभी नहीं देखी। तो इन्होंने जितनी बेईमानी, जितना घपला, जितना भ्रष्टाचार किया, उसकी गूंज पूरे संसद के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में गूंजी। और उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इतने भयंकर भ्रष्टखोर हो गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी हमें कोई कानून बनाने पड़ेंगे। और तब पहली बार 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेट मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना। तो 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वो पारित करने का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना। कुछ नए चीजें लेकर के आए वो। अभी हम देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, अपनी मनमानी तरीके से जो है उन्होंने लूट खसोट की, और दुनिया भर का पैसा लेकर के वो वापस ब्रिटेन जाते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। वैसे देखिए, भारत का संवैधानिक विकास जो है, उसको हम 1773 से मानते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यहां से सही तरीके से संवैधानिक विकास माना जाता है। इसके बाद में फिर एक के बाद एक्ट जो है, चार्टर एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित होते गए। और भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित करने वाला जो है, वो कौन माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव माना जाता है। एक बहुत ही हिम्मत वाला, तेज तरार, चालाक व्यक्ति था लॉर्ड क्लाइव। और भारत के अंदर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने में जो योगदान था सबसे बड़ा, वो इसी क्लाइव का था। इसी ने नींव तैयार करके दी थी यहां पर शासन स्थापित करने के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि ये बाद में जब 1767 के आसपास ये वापस गया, जब लॉर्ड क्लाइव, तो वहां जाकर के इसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है। इस पर जो है वो अभियोग चलाए गए कि तुमने जो ये मीर जाफर था, उससे पैसा वसूल किया बहुत सारा, और भी तुमने इसकी हत्या की, तुमने जो वहां जो है भ्रष्टाचार किया। तो वह इस तरह के कोई अभियोग जो है इस पे चलाए गए। हालांकि जानकारी सबको थी वहां, और लेकिन फिर भी इस तरह के अभियोग वगैरह इस पर चलाए जाते हैं लॉर्ड क्लाइव पर। इससे क्लाइव बहुत ज्यादा निराश होता है, और ये जब कई समय तक इस पे अभियोग वगैरह चलाए गए, तो ये इसने इसको बड़ा उससे ये दुखी होता है बहुत ज्यादा कि मैं तो पूरा जो इतना विशाल साम्राज्य है, इतनी नींव तैयार करके इनको दे दी, पूरा बंगाल तैयार करके दे दिया,
कि यहां से अब ये पूरे भारत को विजिट कर सकते हैं और मेरे पर ही ये इस तरह के अभियोग चला रहे हैं। तो 1774 के अंदर, 1774 के अंदर ये लॉर्ड क्लाइव जो है ये आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो वो खैर हिस्ट्री की काफी चीजें। तो ये चीज आप समझ गए कि क्यों भारत के अंदर ये जो है फिर नियंत्रित करने के हिसाब से कानून आते हैं। 1773 का पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब जो है वो हम आगे पढ़ते हैं इसको। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। अब ये कौन कौन से हमें एक्ट पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने पहला पूरा चार्ट एक साथ बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, तो 1773 से लेकर के 1853 तक के जो एक्ट हैं वो चार्टर एक्ट कहते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इन कानूनों को लागू किया जाता था पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 73 का, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद 1793 का एक्ट है, फिर 1813 का एक्ट है, उसके बाद 1833 का एक्ट है, और फिर 1853 का एक्ट है। फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी सत्ता स्थानांतरित कर ली जाती है ब्रिटिश जो ब्रिटेन है उसके द्वारा। अब जो ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश का जो भी शासक है, अब उसके नाम से भारत में शासन किया जाएगा। तो 1858 से 1947 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का, भारत शासन अधिनियम। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 का, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 का। आप चाहे भारत सरकार भारत शासन अधिनियम कह लो या भारत परिषद अधिनियम कहो। फिर 1909 का एक्ट, फिर 1919 और 1935। फिर ये छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ प्रस्ताव हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट प्रस्ताव 1946, और उसके बाद आता है माउंटबेटन योजना 1947। तो ये यहां आकर के माउंटबेटन योजना है और संविधान जो है वो हमारा निर्माण फिर इस दौरान भारत के संविधान का निर्माण होता है। तो ये संवैधानिक विकास है। विकास कोई एक वर्ष या 10 वर्षों में नहीं होता। आप देख रहे हैं कि 1773 से ये शुरू होता है और 1947 तक ये चलते रहे। सबसे पहले है 1600 ईस्वी का राजलेख चार्टर, जो मैंने अभी आपको समझाया था। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना कर इसे पूर्वी देशों से 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो इसे शाही फरमान कहा जाता है। और अब ये मैंने आपको बता दिया शुरू में कितने लोग वगैरह थे। वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है ये संख्याएं कि 217 लोग थे इसमें। शुरू में शेयर होल्डर जो थे व्यापारी, 30,133 पाउंड इसकी राशि थी। वो हिस्टोरिकल व्यू से आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंकड़े। संविधान के अंदर वो आंकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बाकी चीजें संवैधानिक दृष्टिकोण वाली महत्वपूर्ण है। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया जिसके शिखर पर गवर्नर और उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। तो ये प्रशासन कौन देखेगा? प्रशासन के लिए क्या बनाई गई थी? एक मंडल बनाया गया था, निदेशक मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल आप कह लीजिए। उस समय पहले प्रारंभ में इसको बोलते थे परिषद। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल जिसके शिखर पर गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे, जिसे गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया था। और ये जो सदस्य थे किसके? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के, इस परिषद के। इनका चुनाव कौन करता था? तो जो दूसरी संस्था थी, जो निवेशक थे, जो निवेश करते थे इस कंपनी में, शेयर होल्डर्स थे, उनको मैंने आपको क्या कहा था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स या स्वत्वधारी मंडल। तो वो इन सदस्यों का चुनाव करते थे।
तो ये हो गई कुछ चीजें। इसके बाद में आता है 1726 का राजलेख। अब दो दो एक एक लाइन है इसकी। इस राजलेख के द्वारा, राजलेख कह लो या चार्टर एक्ट कह लो, कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर व्यापार करने के लिए, सुविधा के लिए भारत को तीन प्रेसिडेंसियों में विभाजित किया था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी, ये बंबई प्रेसिडेंसी और ये बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहाँ जो गवर्नर होते थे, राज्यपाल भारत में, तो उस समय देखिए गवर्नर, ये गवर्नर जनरल नहीं है अभी, अभी गवर्नर ही है वहां। वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा उसमें बहुत सारे बदलाव होंगे। तो कोलकाता जो है, ये कोलकाता से मतलब आप वो समझो बंगाल, और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों और उनकी जो परिषद थी उनको यहां विधि बनाने की शक्ति दी गई भारत में। इससे पहले यह शक्ति जो है वो किसके पास थी? इंग्लैंड स्थित जो निदेशक मंडल है उसके पास में निहित थी कि आप भारत के अकॉर्डिंग कुछ नियम बना सकते हो, कुछ जो है आपकी सुविधा के हिसाब से। तो पहले ये उनके लिए कौन बनाता था? निदेशक मंडल बनाता था, और अब जो है कुछ विधि बनाने की शक्ति उनको दी गई थी। और ये पारित कर कौन रहा है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। कई विद्यार्थी सोचते हैं सर ये कभी कौन लाता था, कौन? ये सारे पारित ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही होंगे। वही इनको अधिकार देगा, चाहे जो निदेशक मंडल है इसको अधिकार देना हो, या वहां से सत्ता, जो कुछ अधिकार वहां से हटा करके इनको देना हो, ये सब काम कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करेगा। अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से एक तरह से भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत मानते हैं। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही है, लेकिन मोटे मोटे रूप में यहां से मानी जाती है। ये नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना, रेगुलेट करने का मतलब होता है नियंत्रित करना। मैंने आपको बता दिया 1665 से 72 का जो काल है भारत में, वो लूट का काल कहलाता है। और अंग्रेज जितना लूट सकते थे, मतलब एक लूटने की जो चरम सीमा होती है, पराकाष्ठा होती है, उसको भी पार कर गए थे अंग्रेज। धन धान्य से जो परिपूर्ण बंगाल था उसको एक तरह से इन्होंने पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। तो इन्होंने जम के यहां क्या किया? भ्रष्टाचार किया। और जब यहां भ्रष्टाचार ये जम करके करते हैं, तो वहां की जो सरकार है उन्होंने कहा, देखा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इन पर नियंत्रण, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ नए नियम लगाए जाएं, इनके सिस्टम को कुछ और सुधारा जाए, ताकि जितना इन्होंने इस तरह से ये किया है भ्रष्टाचार, उतना नहीं कर पाए। तो उस समय के ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। इनके द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। तो लॉर्ड नॉर्थ जो हैं उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक गुप्त समिति बनाई और उसकी सिफारिश पर यह 1773 का एक्ट लेकर के आया जाता है, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना, तथा कंपनी में जो व्याप्त दोष हैं उनको समाप्त करना। तो नियंत्रित करने के लिए, और कंपनी में जो भी दोष थे, यानी जो भी जैसे भ्रष्टाचार वगैरह या सिस्टम में जो भी कमी थी, उनको दूर करने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया था। इसके बाद में आता है कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु उस समय इंग्लैंड में दो संस्थाएं हुआ करती थी। ये मैंने आपको ऊपर बताया है। एक निदेशक मंडल, जिसके बारे में आपको ऊपर बताया था, और स्वतःधारी मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। जो प्रोप्राइटर्स होते थे ये निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव करते थे। निदेशक मंडल प्रति वर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निदेशक मंडल के अंदर 26 सदस्य होते थे, उसमें से जो खुद सदस्य हैं वही अपने में से हर वर्ष एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे। अध्यक्ष को गवर्नर और उपाध्यक्ष को जो है वो डिप्टी गवर्नर या उप गवर्नर कहा जाता था। कहां बैठता था निदेशक मंडल? वहीं ब्रिटेन में ही,
चुनाव इनका कौन करता था? प्रोप्राइटर्स करते थे, जो निवेशक होते थे। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही। तो अब क्या चेंज हुआ उसमें 1773 के एक्ट के द्वारा? अब इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल की कार्य अवधि 1 वर्ष के स्थान पर कितने वर्ष कर दी गई? 4 वर्ष कर दिया गया। सबसे एक परिवर्तन तो यह होता है, यानी निदेशक मंडल के अंदर हर वर्ष सदस्यों का चुनाव होता था। किसके द्वारा? ये जो स्वतःधारी मंडल था, इसके द्वारा। अब जो कार्यकाल था निदेशक मंडल का, उसको 4 वर्ष कर दिया गया। यानी अब जो 26 सदस्य हैं उसमें, वो 4 वर्षों तक रहेंगे। और निदेशक मंडल के जो 1/4 सदस्य हैं, वो प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। तो ये भी इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया गया था कि प्रति वर्ष जो है 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे। अब आता है इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो अब तक देखिए, गवर्नर मैंने आपको बता दिया, बंगाल का गवर्नर था, उसको सिर्फ गवर्नर बोलते थे। मद्रास वाले को भी सिर्फ गवर्नर बोलते थे और बंबई वाले को भी सिर्फ गवर्नर बोलते थे। और कोई किसी पर ऐसा नियंत्रण नहीं था कि पूरी तरह से कोई जो है वो किसी पे किसी का आधिपत्य होगा, ऐसा नहीं था। लेकिन 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उस समय वारेन हेस्टिंग्स था यहां पर, तो उसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। भारत का क्या, प्रथम गवर्नर जनरल कहेंगे इसको हम। कार्यकारिणी परिषद के 4 अन्य सदस्य कौन से थे? फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बरवेल और क्लेव रिंग। ये ऐसे है क्लेव रिंग। तो कार्यकारी जो परिषद के 4 सदस्य हो गए, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बरवेल और क्लेव रिंग। इसके बाद देखिए, इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे 1773 के एक्ट से पहले जो है सभी तीनों अलग थे। कोई किसी का किसी पे आधिपत्य नहीं था, कोई किसी के ऊपर बॉस नहीं था। लेकिन चूंकि अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो बाकी दोनों गवर्नर थे, मद्रास और बंबई वाले, उनको इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर एलिजाह इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। तो यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वो कहां होती है? कलकत्ता में। कब? 1774 में। और जो न्यायाधीश है पहले वो कौन है? सर एलिजाह इम्पे। एक साथ में एक जोरदार किस्सा और है, एक पॉइंट है, अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लेना, ऐसे माइंड में आ रहा है तो बता देता हूं आपको। सर एलिजाह इम्पे जो है, उस वक्त देखिए बंगाल के अंदर नवाब तो अब नाम मात्र के ही थे, बिल्कुल नाम मात्र का। तो उसमें जो बंगाल का अंतिम नवाब माना जाता है, बंगाल का अंतिम नवाब, वो था मुबारक उद दौला। 1770 से 75 तक है नाम का ही, लेकिन है तो सही, नाम तो है, सबसे अंतिम में तो गिनती होगी इसकी। तो इस मुबारक उद दौला को बेताल कहा था इसने। बेताल यानी फैंटम। तो किसने कहा था? इस एलिजाह इम्पे ने कहा था। यूपीएससी के या जो स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, जैसे राजस्थान में आरएस का हो गया, इस तरह के जो एग्जाम वगैरह होते हैं, वहां तो वो पूछ लेते हैं कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे,
इसने बंगाल के किस नवाब को फैंटम यानी बेताल की संज्ञा दी थी? तो जो अंतिम नवाब था बंगाल का, मुबारक उद दौला, उसको कहा था। तो ये आपके हो गए पॉइंट। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो ये एक्ट जो इन्होंने जारी किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही वहां, मैंने आपको बताया था। तो उसके माध्यम से अब जो कंपनी पर नियंत्रण है वो और ज्यादा मजबूत हो गया। और क्या क्या इसमें जैसे कई जो चेंज हुए थे, तो कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कि भाई तुम जो है बिना लाइसेंस, जो कर्मचारी हैं कंपनी के, जो काम करते थे सरकार से सैलरी लेकर के, वो बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे। अब जैसे मान लीजिए आज भी भारत के अंदर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, या आपका जैसे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या आप निजी व्यापार, हो सकता है कि आप बिल्कुल करेंगे साहब मेरा ये एक व्यापार और करता हूं मैं साथ में, तो नहीं कर सकते। मतलब अगर नियम से देखें तो नहीं कर सकते। तो जो कर्मचारी थे वो बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे, और भारतीय लोगों से ये उपहार और रिश्वत बहुत लेते थे, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उपहार जो है, एक उपहार तो क्या होता है जो अपनी मन की इच्छा से दिया जाता है, लेकिन ये अंग्रेज जबरदस्ती उपहार ले लेते थे। कहा अच्छा मुझे ये चीज दे के जाओ, वो कैसा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं क्या करूं, मुझे तो गिफ्ट जो है वो ये दे दो। भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया। तो भारतीय जो भी आय वगैरह है, वहां के नागरिकों के बारे में, सैन्य जो शक्तियां हैं, पावर है, उन सैन्य मामलों की जानकारी, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब ब्रिटिश सरकार को देनी होगी। किसको? कंपनी को। तो ये अनिवार्य कर दिया गया। शासन की समस्त सैनिक और सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। कौन सी? सैनिक और सिविल शक्तियां। निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत, यानी जिसको वीटो कहते हैं, वो देने का अधिकार भी दिया गया। जैसे 4 सदस्य हैं, तो इसमें दो दो मत अगर बिल्कुल बराबर हो गए कि दो सदस्यों ने ये मत दिया और दो ने कहा, जैसे दो ने यस बोला, दो ने नो बोला, तो अब मानी किसकी जाएगी? तो फिर वहां गवर्नर जनरल जो है इसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता था। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट, हालांकि इससे देखिए पहले 1781 के अंदर एक एक्ट और आया था जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, लेकिन वो बुरी तरह असफल हो गया था। तो उसको ना के बराबर ही गिनते हैं। उसकी असफलता के कारण फिर लेकर के आया गया 1781 में, ऐसा बनाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके प्रावधान ही ऐसे थे कि वो असफल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर 3 साल बाद ही फटाफट ये दूसरा एक्ट लेकर के आया जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। तो यह एक्ट दो कारणों से महत्वपूर्ण था। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना चाहिए तो रख सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर अब लेकर के कौन आ रहा है? वही ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार। अब देखिए हमें ऐसा लगता है कि 1857 की जो क्रांति हुई, वहां से अंग्रेज सरकार जो थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनको एक बहाना मिल गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ये सब क्रांति हुई है, और अब जो है हम डायरेक्ट शासन हमारे हाथ में लेंगे। लेकिन ये वहां सरकार के मन में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, या ये कह लीजिए कि जो महारानी महाराजा जो भी वहां के थे,
उनके मन में ये चीज बहुत पहले से आ गई थी और उन्होंने कई बार इस तरह की थोड़ी थोड़ी कोशिश की कि धीरे धीरे हमारा जो बीच बीच में यूं लगता रहे कि हाँ हमारा भी आधिपत्य है। तो उनके मन में तो बहुत पहले से आ रही थी। कहीं ना कहीं वहां की सरकार ये चाहती थी कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अच्छे से हमें नींव वगैरह स्थापित करके दे दे, और उसके बाद हम भविष्य में जब कभी हमें लगेगा तो डायरेक्ट हमारे हाथ में हम पूरा प्रशासन ले लेंगे। तो जब डिटेल में पढ़ते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि वहां के ब्रिटिश सरकार के मन में ये चीजें, जो 1773 का एक्ट होता है, वहां से कहीं ना कहीं ये मन में आने लगी थी कि धीरे धीरे हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके और डायरेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपना शासन करें। और वो सक्सेस जो होगा वो 1857 की क्रांति के कारण एक साफ मौका मिल गया था ब्रिटिश सरकार को। तो आप देखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था भारत में, उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया। इस एक्ट के माध्यम से क्या कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको भारत में कंपनी के जो भी कार्य और प्रशासन है उस पर पूरा नियंत्रण होगा। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया। यह पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक मामले हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामले जो हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही रखे गए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, निदेशक मंडल, वही 26 सदस्यों वाला। तो व्यापारिक मामले जो हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही रखे गए और राजनीतिक मामलों के लिए इंग्लैंड में ही, वही इंग्लैंड में ही एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। तो ये चीज दोनों आप ध्यान में रखिएगा कि क्या 1784 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की गई। व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामलों को अलग अलग कर दिया गया कि केवल व्यापारिक मामले देखने का काम आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, राजनीतिक मामले देखने का काम अब नहीं है ये। अब कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये एक नई संस्था बना दी गई इंग्लैंड के अंदर ही, वहीं बैठेगा ये, जिसमें 6 सदस्य होंगे। हिंदी में इसको हम कहते हैं नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी ये जो नियंत्रक मंडल नया स्थापित किया गया है 1784 के एक्ट के द्वारा, इसकी अनुमति के बिना भारत का जो गवर्नर जनरल है वो किसी भी देशी नरेश यानी भारत में उस वक्त जो भी रियासतें हैं उनके साथ कोई भी संघर्ष आरंभ करने या फिर सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार नियंत्रित किया जा रहा है, किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो भारत का गवर्नर जनरल जो बैठा है भारत में, वो किसी भी राजा के साथ कोई भी संघर्ष यानी युद्ध या अपनी ओर से कोई भी संधि या सहायता का जो आश्वासन है वो नहीं देगा। पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, जो इंग्लैंड के अंदर यहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा है, कौन सा, ये 6 सदस्य वाला। क्योंकि अब राजनीतिक मामलों को कौन देखेगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं देखेगा, कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, और इन 6 सदस्यों का, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति का और इनको हटाने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया, सम्राट को। आप देखिए कितनी मजेदार चीज है। देखने में हमें लगता है शुरू में कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती होगी पूरी तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। आप देखिए कि यहां भारत का जो गवर्नर जनरल है, वो गवर्नर जनरल कोई भी राजनीतिक फैसला, किसी भी राजा से युद्ध हो या चाहे उसे संधि करनी हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना नहीं करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बैठा है, इंग्लैंड में। तो इसकी अनुमति से ही करेगा कौन, भारत का गवर्नर जनरल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उनको नियुक्ति और हटाने का अधिकार किसको है, वो सम्राट को है, यानी ब्रिटिश ताज। तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश ताज का शासन तो शुरू हो चुका है, इनडायरेक्टली आप देखोगे तो ब्रिटिश ताज का शासन तो शुरू हो गया।
क्योंकि वो ब्रिटिश ताज जो चाहेगा जिसको बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल में बनाएगा और हटाएगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक मामलों में नियंत्रण रखेगा किस पे? गवर्नर जनरल पे। और गवर्नर जनरल कहां बैठा है? भारत में। तो एक तरह से कंट्रोल इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो ब्रिटिश ताज के पास में चला गया। तो खैर, तो इन 6 सदस्यों की नियुक्ति और हटाने का जो अधिकार है वो किसको सौंपा गया? सम्राट को सौंपा गया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। तो द्वैध शासन व्यवस्था से यहां क्या मतलब हो गया? क्योंकि एक तरह से देखें तो भारत पर जो भारतीय उपनिवेश हैं उसके दो शासक हो गए। एक तरह से तो कैसे? जो कंपनी का निदेशक बोर्ड है, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, तो जो मेन तो वही है ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पर आई है शासन करने के लिए। शुरू में व्यापार, उसके बाद शासन। तो एक तो हो गया निदेशक बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला, और दूसरा जो है इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल जो है इसके माध्यम से सम्राट। तो ये दो तरह से हो गया शासन। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो उनका था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को लगाने और हटाने का अधिकार किसको है? सम्राट को। तो ये जो व्यवस्था है इसको कहा गया द्वैध शासन व्यवस्था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। तो आप देखिए कितनी पावर दी गई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में, उस समय भारत के अंदर, देखिए ब्रिटिश नियंत्रित भारत मैंने क्यों लिखा है? यह इसलिए लिखा है कि उस समय यह हिंदुस्तान है। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड किया था भारत के अंदर। एक तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था। जैसे ये जो बनाते थे गवर्नर वगैरह, उसके माध्यम से ये शासन करता था, जो ये था गवर्नर जनरल। अब इनके अलावा भी तो भारत में क्या थी? देसी रियासतें। और आजादी के समय आप देखते हैं 1947 के समय भारत में 565 के लगभग रियासतें थी। तो ये 565 जो रियासतें हैं ये अपने आप में एक आप देश ही समझो, क्योंकि जो रियासतें हैं तो वहां का राजा और वहां के नियम जो वो राजा बनाए। तो 565 रियासतें थी उस वक्त भारत के अंदर इन ब्रिटिश प्रांत को छोड़ करके। और जो ब्रिटिश का भाग कितना था, आज आप हिंदुस्तान के अंदर देखिए, उस समय का जो पाकिस्तान वो भी भारत का ही हिस्सा था, बांग्लादेश ये भी भारत का ही हिस्सा था। तो इस संपूर्ण भारत में ब्रिटिश प्रांत का क्षेत्रफल लगभग कितना था? लगभग 55% भाग। ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी मैं बोल रहा हूं, इन तीनों को मिलाकर के लगभग 55% भाग हो जाता था भारत का भूभाग। भारत से मतलब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश भी साथ में ही मानो, मैं जो पूरा इतनी देर से बता रहा हूं आपको। और 45% पर क्या थी? देसी रियासतें, यानी ये 565 रियासतें। तो अंग्रेज जो है वो इन देसी रियासतों से पैसे वगैरह वसूल किया करते थे कि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, बस हमें जो है सालाना इतना पैसा दे दिया करो। तो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व जो रेवेन्यू प्राप्त होता था उनका अधीक्षण यानी पूरी जांच वगैरह और उसका नियंत्रण जो है वो करने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। तो आपको आज तक लगता होगा, जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लगता होगा, आज तक ये लगता होगा कि भारत में जो गवर्नर जनरल बैठता था उसके पास में बहुत कुछ पावर होती थी। ये पावर उस समय यहां इस एक्ट के माध्यम से किसको दे दी गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। फिर आगे धीरे धीरे समय के साथ में जो है वो कभी शक्तियां किसी को दी गई, किसी से हटाई गई। गवर्नर जनरल परिषद में अब 4 की जगह कितने सदस्य रख दिए गए? 3। पहले वाला जो एक्ट देखा था 1773 वाला, तो उसमें 4 सदस्य रखे गए थे जो गवर्नर जनरल था उसके अलावा। अब 4 की जगह कितने सदस्य रखे गए? 3 सदस्य रखे गए। तो ये जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर में इतना ही देखेंगे। और आपके कैसा समझ में आया, कितना मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है
कि एक एक चीज आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हुई होगी कि किस प्रकार से शुरू में सिस्टम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या क्या चीजें हैं, कौन कानून बनाता था, क्या चार्टर एक्ट होता था। ये सब चीजें मुझे लग रहा है आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मैसेज करके जरूर बताइएगा, जो मैसेज आता है चैट बॉक्स, तो उस चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि संविधान वाला जो वीडियो है वो आपके कैसा समझ में आया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आगे इससे हम और पढ़ेंगे। और या मान करके चलिए कि जो शुरू की 4-5 क्लासें हैं, ये आपको ये थोड़ा सभी विद्यार्थियों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जबकि इतना ऐसा नहीं है। और इसके बाद जो फिर संविधान आता है, मूल अधिकार, नीति निदेशक, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, बहुत आसान है। जिंदगी में कभी आप क्वेश्चन गलत उनका नहीं करोगे, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।